नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी के भ्रष्टाचार का पिटारा खुल चुका है। जमानत पर बाहर अब राहुल गांधी की मुसीबत तेजी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में बड़ा एक्शन ले लिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने तीनों को 4 सप्ताह के भीतर दलीलों पर लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि लिखित जवाब 15,000 रुपए के मुकदमा खर्च के साथ स्वीकार किया जाएगा। साथ ही कोर्ट इस पर 29 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। तो कैसे बढ़ गई है राहुल सोनिया गांधी की मुसीबत, बताएंगे आपको। साथ ही आज पेश हुए बजट पर राहुल गांधी के मोदी सरकार पर तंज की भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नेशनल हेराल्ड मामले में क्या कुछ एक्शन लिया है उसको समझेंगे, लेकिन आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश किए गए बजट पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बजट 2024 को कुर्सी बचाओ बजट करार दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि इस बजट के जरिए सहयोगियों को खुश रखने की कोशिश की गई है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि बजट के जरिए सहयोगियों को खुश करने की कोशिश की गई, जबकि अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे किए गए। राहुल ने आगे कहा कि बजट के जरिए मित्रों को खुश किया गया, यानी अडानी अंबानी को फायदा, लेकिन आम भारतीयों को कोई राहत नहीं। उन्होंने इसे कॉपी और पेस्ट भी करार दिया। उनका कहना है कि यह बजट कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट का कॉपी पेस्ट है। आज बजट पेश कर दिया गया, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। अगर राहुल गांधी को यही समझ आता है कि कुर्सी बचाने का मतलब क्या होता है, तो फिर ये बात वो पहले कह दिए होते। जैसे विकास, किन राज्यों का विकास किस गति से होना चाहिए, ये पहली बार किसी बजट में ये नहीं बताया गया है। बिहार के लिए बजट हो या झारखंड के लिए हो, केंद्र सरकार की योजनाएं सबके लिए चलती है, लेकिन उसमें देखा जाता है कि तमिलनाडु में विकास की रफ्तार कैसी है, पहले की सरकारों ने किस तरह के विकास वहां किए हैं, गुजरात में क्या हुआ है और बिहार में क्या हुआ है और आगे क्या होना चाहिए। ये लोग, राहुल गांधी जैसे लोग जो हैं, वो पिछली बार की बात इस बार भूलकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने क्या कहा, कुर्सी बचाओ बजट है। ये क्यों कहा? क्योंकि आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए विशेष पैकेज दिए गए। ये विशेष पैकेज का क्या मतलब होता है? विशेष पैकेज का मतलब ये नहीं है कि लाखों लाख करोड़ रुपया बिहार की योजनाओं के लिए दिए गए। ये यूपीए की सरकार के समय में, जब रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे, जब रेल मंत्री रामविलास पासवान भी कभी बने, पर जब रेल मंत्री यही नीतीश कुमार हुआ करते थे एनडीए की सरकार में, या फिर जिन जिन मंत्रालयों की जिम्मेदारी जिन लोगों को दी जाती थी, उस समय की बात ये लोग क्यों नहीं करते कि आखिरकार रेल मंत्री जब लालू प्रसाद यादव होते थे तो छपरा, सिवान, गोपालगंज जैसे जगहों के लिए कितनी रेलवे परियोजनाएं होती थी। ये विकास और बजट, ये दोनों एक साथ चलता है। ये राहुल गांधी को समझना चाहिए। ऐसे राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, इन लोगों को 4-5 शब्द आता है, और वो है महंगाई, बेरोजगारी, अल्पसंख्यक और विकास। ये 4-5 शब्द है जो रट के रखे हुए हैं। बजट के बारे में या अर्थव्यवस्था के बारे में इनके विचार जानना हो तो फिर इनके पुराने ये जो बातें होती हैं उनको समझ लीजिए, सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा कि इनको विकास का मतलब क्या दिखता है। ये बार बार कहते हैं अमीरों को 40%, 60% दे दिया गया, सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। तो राहुल गांधी कभी ये बताएंगे कि नेशनल हाईवे जो बन रहा है, हाईवे प्रोजेक्ट जो हर जगह पर दी जा रही है, वो केवल अमीरों के लिए है? क्या रेलवे की परियोजनाएं चल रही है, वो केवल अमीरों के लिए है? प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या अमीरों के घर बनाए जाते हैं? क्या राशन कार्ड जो बांटे जाते हैं और लोगों को राशन दिया जाता है, वो अमीरों को दिया जाता है? या फिर जितनी योजनाएं सरकार की है गरीबों को लाभान्वित करने वाले, चाहे स्कूल में मिड डे मील स्कीम हो या मनरेगा हो या उसके लिए बजटरी प्रावधान हो, बजट में कितने पैसे दिए जाएंगे, या फिर हर स्टेट में कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं हो, ये सारे अमीरों के लिए दिए जाते हैं
या फिर इससे सामान्य लोग लाभान्वित होते हैं? इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि देखिए जीएसटी तो सबसे ज्यादा गरीब ही देता है। जीएसटी सबसे ज्यादा गरीब देता है क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या गरीबों की है, और ये गरीबों की संख्या को इतना तक सीमित किसने किया? ये 10 साल में गरीब पैदा हो गए या फिर ये 70 साल में गरीब पैदा हुए हैं। आपकी जिम्मेदारी बड़ी थी, आपने सबसे ज्यादा समय तक इस देश में सरकार चलाई है, शासन बनाया है, तो आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा थी गरीबी रेखा से ऊपर पहुंचाने में। ये अडानी अंबानी की चर्चा करने से पहले राहुल गांधी को इतना तो सोच लेना चाहिए कि धीरू भाई अंबानी क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पैदा हुए थे, या जो मुकेश अंबानी अभी हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही अमीर बने थे। वो अमीर बने और अमीर बनने के बाद कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है, ये राहुल गांधी अगर इस बात को लोगों तक समझा देंगे तो फिर इनकी बातों को सुनने के पहले ही लोग मुस्कुराने लगेंगे। अगर कोई व्यक्ति 10 साल में 10वीं का बोर्ड पास करता है तो क्या उसको ग्रेजुएशन करने में भी 10 साल ही लगना चाहिए? क्या 12वीं करने में भी 10 साल ही लगना चाहिए? कि हर साल एक एक क्लास आगे बढ़ेगा। उसी तरीके से अगर कोई 12वीं पास करके ग्रेजुएशन पास करके जो गया है वो 2 महीने तक या 2 साल तक तैयारी करता है किसी कंपटीशन के एग्जाम का, तो उसको क्या कहेंगे कि उसने इसी 2 दिन के अंदर या 2 महीने 2 साल के अंदर आईआईटी क्रैक कर लिया, नीट क्रैक कर लिया, यूपीएससी क्रैक कर लिया। वो 2 साल का समय नहीं मिला, बल्कि पिछले वो 20 सालों तक जो बचपन से पढ़ाई करता रहा उसमें वो बूस्टअप मिला है। इन लोगों ने अमीर बनाए, इन लोगों ने कारपोरेट घरानों को भर भर के टेंडर दिए। लाइसेंस राज में भी इन्हीं लोगों को लाइसेंस दिया जाता था, इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी की सरकारों में। और अब जब ये अमीर बने और उसके बाद और अमीर बने तो इन्हें चिढ़ हो रही है, राहुल गांधी क्या ये जो फार्म हाउस रखे हुए हैं वो 1000 रुपए की है, या फिर ये करोड़ों करोड़ का जो व्हाइट मनी में इन्वेस्टमेंट है शेयर बाजार में और उससे 4-4, 5-5 करोड़ रुपए कमाते हैं, ये क्या गरीब में गिने जाएंगे? या इन लोगों के ब्लैक मनी की तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो सैकड़ों करोड़ में है। और उसके बारे में कई बार ये जिन विदेशी अखबारों, जिन विदेशी मैगजीन की बात करते हैं उसी में छपे हुए हैं कि सोनिया गांधी हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के सबसे अमीर महिलाओं में से एक है। तो ये बजट पर चर्चा करने के योग्य नहीं है। 4 शब्द जानते हैं और उन 4 शब्दों का उपयोग करेंगे। आंध्र प्रदेश को क्यों मिला, बिहार को क्यों मिला, छत्तीसगढ़ झारखंड को क्यों मिला, इनको इन समानताओं असमानताओं का मतलब ही समझ में नहीं आता। इसलिए इसको सत्ता से जोड़कर देखते हैं कि सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन लोगों को ज्यादा पैसे का प्रावधान कर रही है। ये मोदी नहीं कर सकते। मोदी किसी की डिमांड नहीं सुन सकते। अगर डिमांड सुननी होती तो इतने दिनों में इन लोगों ने, जितने एनडीए के पार्टनर हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा कि भाई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, आप ऐसे एजेंडे नहीं चला सकते, मुद्दे नहीं चला सकते, हम हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की बात करना छोड़ दिया? आज भी अमित शाह जाते हैं महाराष्ट्र में, कहते हैं ये सब औरंगजेब प्रेमी हैं, चाहे शरद पवार हो या राहुल गांधी हो। आज भी भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा वही है। तो ये रिक्वेस्ट करके आओगे, आपकी बात मानी जाएगी, डिमांड नहीं चलेगी। ये राहुल गांधी समझ लें, क्योंकि इनकी सारे पैतरे इनके जो थे, एनडीए में फूट पड़ जाएगी, सरकार गिर जाएगी, नहीं चल पाएगी, ये फेल हो चुके हैं। तो अब बौखलाहट में यही कहेगा कि कुर्सी बचाने के लिए इन लोगों को अपने साथ रखने की कोशिश करने के लिए विशेष सुविधाएं दी जा रही। कुर्सी बचाओ बजट भले वो कह रहे हैं, लेकिन क्या खुद की कुर्सी राहुल गांधी बचा पाएंगे? क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में जो हाईकोर्ट ने एक्शन लिया है वो कैसे राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ाएगा? देखिए ये तो होना ही था, थोड़ा समय लग गया। जुडिशियल सिस्टम है जो इतने स्लो प्रोसेस से काम करती है। 2021 में ही ये मामला आया था, 2012 में, उस समय से चलता जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन हुआ सीबीआई के हवाले, फिर ईडी के हवाले से। ईडी अभी भी इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन ट्रायल कोर्ट में जो मामला चल रहा है, ट्रायल कोर्ट में मामला सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने सबूतों के आधार पर शुरू करवाया था और उन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन करके सबूत दिए थे कि आप ये बताइए इन्वेस्टिगेशन पैसे कहां से आए गए, ये ईडी का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस वो चलाएगा। लेकिन ये पूरा जो नेशनल हेराल्ड की 5000 करोड़ की संपत्ति सीधे तौर पर एक दूसरी कंपनी यानी यंग इंडिया में
जो चली गई है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं दिखती है। इसके लिए पूरे सबूत स्वामी ने दिए थे कोर्ट में, और उसी के आधार पर प्रथम दृष्टया यह माना गया था कि यह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इस पूरी कंपनी को हड़प लिया गया है। अब क्या हुआ कि लंबे समय तक ट्रायल कोर्ट में मामला चलता रहा, लेकिन उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि आप एजेंसियों के ऊपर बात छोड़ दीजिए, एजेंसियां क्या फाइंडिंग दे रही है वो बाद में सोच लेंगे। इससे पहले हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, क्योंकि याचिका मेरी है, तो हमें कुछ एडिशनल अतिरिक्त सबूत देने का मौका मिले। ट्रायल कोर्ट में 2021 में इन्होंने एक याचिका दायर की थी और कहा था कि हम ये सबूत आपको देते हैं कि एक कंपनी है यंग इंडिया, एक कंपनी है नेशनल हेराल्ड, जिसके स्टेक होल्डर है एक दो नहीं हजारों में, बड़े स्टेक होल्डर दूसरे थे, जिसमें से कई मर गए हैं, कई के बच्चों के पास ट्रांसफर हो गए हैं, जैसे प्रशांत भूषण के परिवार का भी, शांति भूषण का भी उसमें शेयर था। तो इस तरीके से हजारों हजार स्टेक होल्डर रहे, लेकिन कांग्रेस का इस पर कब्जा रहा, क्योंकि ये मानती रही कि स्वतंत्रता तो हमने दिलाई, स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी हम है, सरकार फिर बाद में हमारी बनी, तो ये कांग्रेस का ही एक ब्रांच बन के रह गया। लेकिन आगे क्या हुआ? आगे जब ये घाटे में चला, तो उस घाटे में चलने के बाद इसने एक दो पत्रिकाएं, पेपर, नेशनल हेराल्ड बंद हो गया, नवजीवन कुछ समय तक के लिए बंद हो गया। तो इन लोगों ने सोचा कि अब इसको चलाने के लिए हमें कुछ पैसे की जरूरत है। पैसे अगर जरूरत है तो ये बैंक से लोन ले सकते थे, मार्केट से लोन उठा सकते थे, क्योंकि इनके पास तो हजारों करोड़ की संपत्ति है। तो ये पैसे की जरूरत महसूस करवाई गई या पैसे की वास्तव में जरूरत थी, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है। लेकिन सीधे तौर पर अगर देखें कि इस कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी और उस पैसे को देने के लिए कांग्रेस तैयार हुई, और एक कांग्रेस नहीं, अगर ये पूरी प्रॉपर्टी कांग्रेस ने ले ली होती तो ये माना जाता कि कांग्रेस किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, उसके अध्यक्ष हो सकते हैं, सचिव हो सकते हैं, महासचिव हो सकते हैं, ट्रेजरर हो सकते हैं। लेकिन इसमें तो एक नई कंपनी बना दी गई, यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी को पहले तो कहा गया कि नॉन प्रॉफिटेबल है, ईडी ने साफ तौर पर कह दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि नॉन प्रॉफिटेबल नहीं है, एक परिवार की कंपनी है। अब इसमें क्या किया गया? उसके बाद यह कंपनी बनाया गया 5 लाख रुपया में, मार्केट कैपिटल 5 लाख रुपया, मात्र 5 लाख रुपए की कंपनी बनी। उसमें से 5 लाख के आधार पर शेयर बांटे गए, 38% शेयर सोनिया के नाम पर और 38% राहुल गांधी के नाम पर, 12% शेयर क्या ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा के नाम पर। यानी कि 4 लोगों ने मिलकर पूरी कंपनी को हड़प लिया। और उसके बाद 5 लाख की एक कंपनी क्या हो गया? 5 लाख की कंपनी ने 5000 करोड़ की कंपनी को टेक ओवर कैसे किया? क्योंकि कांग्रेस ने जो पैसे दिए थे वो पैसे वापस नहीं करने पड़े, इसके लिए इन लोगों ने कांग्रेस से लोन माफ करवा दिया। और फिर उसके बाद कहा अब आपकी कंपनी नेशनल हेराल्ड है जो बेकार है, आप इसको चला नहीं सकते, तो इसको टेक ओवर करने के लिए आप इस कंपनी को सारे शेयर ट्रांसफर कर दें। सारे शेयर जो हैं वो ट्रांसफर कर दिए गए यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। उसमें उसके शेयर होल्डर से बातचीत भी नहीं की गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बिठाए गए, किसी की कोई सहमति की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सारे कांग्रेसियों ने उस पर कब्जा कर रखा था। अब कांग्रेस की संपत्ति, कांग्रेस के लोग और ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी गई किसके पास? अगर कांग्रेस के पास गई होती तो मान लेते कि ये छोटी कॉन्स्पिरेसी है। ये पूरी प्रॉपर्टी जो 5000 करोड़ की है ये चली गई सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम से। और ये कंपनी भी बनी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये उसी समय बनी जब 3 महीने पहले इसके टेक ओवर करना था। तो ऐसी स्थितियां निर्मित की गई है जिसमें हम सारे सबूत आपके सामने पेश करते हैं। कब कब बैठक हुई, कितने दिनों तक बैठक चली, कब इसके डायरेक्टर में शामिल हुई सोनिया गांधी, कब राहुल गांधी शामिल हुए, सुमन दुबे की क्या भूमिका है, सैम पेत्रोदा की क्या भूमिका है, और इसमें ऑस्कर फर्नांडिस जो अब नहीं रहे और मोतीलाल वोरा जो अब नहीं रहे, उनकी क्या भूमिकाएं थी। अब इस पूरे सबूत के साथ हम आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं आप सबूत नहीं दिखा सकते। अब जब सबूत याचिका देने वाले दिखा रहे हैं तो आपने कैसे मना कर दिया कि सबूत की जरूरत ही नहीं है? और उसकी पूरी कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। हाई कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। सुनवाई में यह कहा गया कि नहीं, आप लोग अपने अपने स्टेटमेंट, अपने अपनी बातें, अपने अपने सबूत रख सकते हैं। अब 29 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अब उस सुनवाई में क्या होगा? जो लिखित सबूत ये देंगे उसके बाद हाई कोर्ट ये फैसला करेगा
क्योंकि हाई कोर्ट ने अभी तक कह दिया है कि ट्रायल कोर्ट की जो सुनवाई है अभी स्थगित रहेगी, 29 अक्टूबर को हम फैसला करेंगे। मतलब अब ये सिर्फ ईडी और सीबीआई के पास नहीं, कोर्ट में प्रोसीडिंग ये आगे बढ़ चुकी है। सोनिया गांधी को लिखित जवाब देना पड़ेगा, राहुल गांधी को लिखित जवाब देना पड़ेगा और सुब्रमण्यम स्वामी अपने सबूत लिखित तौर पर देंगे। फिर हाई कोर्ट में ये मसला आगे बढ़ेगा। तब तक ईडी पर भी दबाव है एक। अगर ईडी इस बीच अपने सबूत ट्रायल कोर्ट में देगी, ट्रायल शुरू करेगी, क्योंकि ईडी के पास भी पिछले 1.5 साल से ज्यादा समय हो चुका है जब इन लोगों से उन लोगों ने पूछताछ की थी, और उसके बाद आप चुप नहीं बैठ सकते। अब आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा, इसलिए सेकेंड राउंड की पूछताछ होगी। अब उसी तरीके से इनके मुकदमे पर ट्रायल शुरू होगा। जैसे अभी शराब घोटाले में 1 महीने के बाद ट्रायल शुरू होना है, सारे सबूत गवाह गुजारे जाएंगे, इनके स्टेटमेंट रखे जाएंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी अब कोर्ट कचहरी का चक्कर काटें, और हो सकता है कि जल्द ही इन दोनों को 10 जनपद से उठाकर अब तिहाड़ में, ईडी की हिरासत में, कोर्ट की हिरासत में, किसी न किसी की हिरासत में पहुंचा दे जाए। मतलब अब इस पूरे मामले में तेजी से कार्रवाई आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो बजट पेश हो गया है। इस बजट को लेकर कांग्रेस बौखलाई हुई है। कांग्रेस के तमाम नेता बजट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इसे कुर्सी बचाओ बजट करार दिया है, पर नेशनल हेराल्ड मामले में जो एक्शन हुआ है उससे राहुल गांधी अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। राहुल गांधी को अब लिखित में जवाब दाखिल करना होगा। उनके पास सिर्फ और सिर्फ 4 हफ्ते का वक्त ही बचा है। मामले में बहस के लिए 29 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। मतलब जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी, राहुल गांधी की मुसीबत दोगुनी होती जाएगी। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।